domestic submarine fiber cable network. Domestic submarine cable network. Submarine cable. Submarine cable. Submarine fiber optic cables. Submarine cable. Submarine cable network. इस वीडियो से लेकर आपके फेसबुक अकाउंट, आपके पारिवारिक व्हाट्सएप ग्रुप, यहाँ तक कि आप जो अश्लील वीडियो देखते हैं, सभी इंटरनेट ट्रैफिक का 99% हिस्सा समुद्र के नीचे केबल के छिपे हुए नेटवर्क पर चलता है। लेकिन इस बात में आपको परवाह क्यों करनी चाहिए? क्योंकि आधुनिक जीवन तेजी से उन शाइनी अंडरवाटर वायर्स पर निर्भर होता जा रहा है, लेकिन समय समय पर उन वायर्स पर शार्क द्वारा हमला किया जाता है। उन तारों को कैसे बचाया जाता है? व्हाट्स द फ्यूचर फॉर देम? वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि हम विषय की गहराई में उतरकर जानने वाले हैं कि इंटरनेट महासागरों में कैसे फैलता है। और आप हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कोई बात नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप वीडियो पूरा देखने के बाद सब्सक्राइब करे बिना जा ही नहीं पाओगे। आधिकारिक सबमरीन केबल मैप वेबसाइट के अनुसार वर्तमान में दुनिया भर में 493 सक्रिय या अंडर कंस्ट्रक्शन सब सी इंटरनेट केबल हैं। इसमें ब्लैक सी के नीचे चल रही अपेक्षाकृत मामूली 300 किलोमीटर लंबी अजरबैजान से तुर्कमेनिस्तान तक केबल और अमेरिका का वर्जीनिया बीच से उत्तरी स्पेन का बिलबाओ तक जोड़ने वाली 6600 किलोमीटर लंबी मारिया केबल शामिल है। मारिया का वजन 24 ब्लू व्हेल के बराबर है। जाहिर है कि कंपनी दुनिया भर में इस सरपेंटाइन सुपर हाईवे का निर्माण कर रही है। अब समुद्र के अंदर 15 लाख किलोमीटर लंबी डेटा वायर्स हैं। इसकी लागत कितनी है, इसके बारे में कोई पब्लिकली उपलब्ध डेटा नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट के अनुमान के अनुसार टाइपिकल ट्रांस ओशियनिक केबल की कीमत लगभग 3 से 400 मिलियन डॉलर्स के बीच होनी चाहिए। ये केबल ज्यादा मोटे नहीं होते हैं, आमतौर पर एक बगीचे की नली के घेरे के आसपास होते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट फाइबर ऑप्टिक कोर के चारों ओर प्रोटेक्टिव थिक सोट्रॉपिक जेली की परतें होती हैं। साथ ही चीज को बिजली देने के लिए कई प्लास्टिक शीट्स और तांबे की वायरिंग शामिल है। लेकिन फिर भी औसतन वे प्रति सेकंड 100 गीगाबाइट डेटा संचारित कर सकते हैं। नए और आने वाले केबल प्रति सेकंड 400 गीगाबाइट संचारित करने में सक्षम होंगे। तो इतनी संकीर्ण ट्यूब में इतना सारा डेटा कैसे फिट हो जाता है? ये काम कैसे करते हैं? पार्ट ऑफ द आंसर इज ये एक एक्सट्रीमली सोफिस्टिकेटेड डेटा व्रैंगलिंग टेक्निक के ऊपर काम करते हैं, जो कि डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के नाम से परिचित है। सीधे शब्दों में कहें तो आमतौर पर आप अपना संदेश पहुंचाने के लिए बस एक संदेशवाहक का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा यदि आप एक ही समय में कई संदेशवाहक भेज सकें, जिनमें से प्रत्येक आपके संदेश का एक एक अलग हिस्सा ले जाए? सेम यही काम डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग करता है। लेकिन लंबी दूरी पर डेटा भेजना हमेशा आसान नहीं होता है। रास्ते में सिग्नल कमजोर हो सकता है। जैसे आप जितना दूर चिल्लाएंगे, आपकी आवाज शांत होती जाएगी। इसे हल करने के लिए वे रिपीटर्स नामक चीज का उपयोग करते हैं। ये बूस्टर की तरह हैं जो सिग्नल को बढ़ाते हैं, इसे लंबी दूरी पर मजबूत रखते हैं। और इन रिपीटर्स को बिजली देने के लिए केबलों के अंदर तांबे के तार होते हैं जो बिजली ले जाते हैं। केबल कैसे बिछाई जाती है? केबलों को विशेष केबल बिछाने वाले जहाजों का उपयोग करके बिछाया जाता है, जहां उन्हें पहले बड़े बेलनाकार ड्रमों में लपेटा जाता है। समुद्र के बीच सर्वोत्तम मार्ग का निर्धारण करने में 1 वर्ष तक की योजना और चार्टिंग शामिल होती है। समुद्र के नीचे केबल बिछाने के लिए अनुपयुक्त स्थानों में ज्वालामुखीय क्षेत्र, भूकंप या भूस्खलन की संभावना वाले क्षेत्र या मछुआरों द्वारा भारी आवाजाही वाले क्षेत्र शामिल हैं। फिर केबल को लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की धीमी गति से जहाज के पीछे से रिलीज किया जाता है। प्रतिकूल मौसम की स्थिति में कैप्टन ऑपरेशन को रोकने, केबल को अलग करने, इसे बोया में सुरक्षित करने और शांत पानी में जाने का निर्णय ले सकता है। एक बार जब तूफान थम जाता है तो जहाज बोया पर लौट आता है और जहां उसे रोका गया था वहां से केबल बिछाना शुरू कर देता है। समुद्र के नीचे केबलों पर एक्सीडेंट्स एंड डिसरप्शंस अनकॉमन नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए 2012 में हरिकेन सैंडी ने अमेरिका में हमला किया, जिससे कई महत्वपूर्ण ट्रांसअटलांटिक केबल क्षतिग्रस्त हो गए और घंटों तक नेटवर्क डिसरप्शंस हुए। इसी तरह 2011 में जापान में फुकुशिमा भूकंप ने इसी तरह के ऑनलाइन रुकावट का कारण बना। हालांकि इस तरह के अधिकांश डिसरप्शंस मानवीय लापरवाही के कारण होते हैं, जो अक्सर ट्रॉलर जाल या जहाजों के लंगर के भटकने के कारण होते हैं। यह काफी आकर्षक है। जैसा कि 2014 की एक क्लिप में दिखाया गया है, शार्क को गूगल के समुद्री केबलों को कुतरते हुए देखा गया है। लेकिन इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि रूस या चीन जैसी शत्रुतापूर्ण विदेशी शक्तियों द्वारा इन केबलों में संभावित हस्तक्षेप के बारे में अमेरिकी सरकार की चेतावनी है।
एनएसए की फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशंस की निगरानी के बारे में 2013 में विसल ब्लोअर एडवर्ड स्नोडन द्वारा किए गए खुलासे को देखते हुए यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है। समुद्र के नीचे केबलों के भू राजनीतिक निहितार्थ भी दिलचस्प हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने चीनी टेक्नोलॉजी जायंट हुआवेई को ऑस्ट्रेलिया को सोलोमन द्वीप से जोड़ने वाली केबल स्थापित करने से रोकने के लिए हस्तक्षेप किया था। चिंता यह थी कि चीन ऑस्ट्रेलिया के संवेदनशील आंतरिक नेटवर्क तक पहुंच हासिल करने के लिए इस लिंक का फायदा उठा सकता है। पहले देश या बड़ी दूरसंचार कंपनियां ज्यादातर समुद्र के नीचे केबल के लिए भुगतान करती थीं। लगभग 230,000 किलोमीटर केबल के साथ अमेरिका की AT&T के पास सबसे अधिक ओनरशिप है और चीना टेलीकॉम इसके बाद आता है। आमतौर पर इन केबलों का ओनरशिप तकनीकी कंपनियों, स्थानीय सरकारों और अन्य व्यवसायों जैसे 50 विभिन्न मालिकों के समूहों के पास होता है। हालांकि यह मॉडल प्रारंभिक लागत को जोड़ने में मदद करता है, लेकिन कुछ गलत होने पर यह बैकफायर भी होती है। बड़ी टेक कंपनियों को धीरे धीरे यह अनुभव हो रहा है कि अंडर सी केबल नेटवर्क की सीमा के कारण उनके विकास क्षेत्र सीमित हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में अंडर सी केबल बुनियादी ढांचे में निवेश का अत्यधिकांश कंपनियों जैसे फेसबुक से आया है, जो वर्तमान में लगभग 1 लाख किलोमीटर केबल के मालिक है। गूगल के पास भी लगभग इतनी ही केबल है और अमेज़न का अपना व्यापक निजी नेटवर्क है, जो अपने शक्तिशाली AWS डेटा केंद्रों को अटलांटिक, प्रशांत, हिंद महासागरों के साथ साथ मेडिटेरेनियन सी, रेड सी और दक्षिण चीन सागर में फैले केबलों के माध्यम से जोड़ता है। ये बिग टेक कंपनीज अक्सर इन व्यापक पर्यावरण में हानिकारक बुनियादी ढांचे को सभ्यता के कॉन्ट्रिब्यूशंस के रूप में पेश करने का ढांचा देती हैं। फिर भी याद रखें, वे शेयर होल्डर कंपनियां भी हैं जो अच्छी तरह से जानती हैं कि ऑनलाइन मनुष्यों की संख्या बढ़ाना ही एकमात्र तरीका है जिससे वे आगे बढ़ सकती हैं। शायद आप सोच रहे होंगे स्टारलिंक के बारे में। हमारे पुराने दोस्त इलॉन मस्क तो इस इंटरनेट को बिना तारों पेश कर रहा है, लेकिन अब तक तार सबसे सस्ता और सबसे अधिक प्रभावी तरीका है। सामान्य तौर पर इलॉन मस्क भी कहते हैं कि स्टारलिंक का मुख्य लक्ष्य वे लोग हैं जो वर्तमान में उच्च गति वाले फाइबर का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यह किस प्रकार से आगे बढ़ेगा यह अनिश्चित है। लेकिन अब तक भविष्य बिल्कुल अंडरसी केबलों में ही है। केवल इस गर्मी में गूगल और फेसबुक ने एप्रिकॉट नाम से समुद्र के अंदर एक केबल बनाने की संयुक्त पहल की घोषणा की। एप्रिकॉट वर्ष 2024 तक सिंगापुर, जापान, गुआम, फिलीपींस, ताइवान और इंडोनेशिया को जोड़ेगी। अब तक की सबसे लंबी अंडर सी केबल 45,000 किलोमीटर का अरबों डॉलर का इनिशिएटिव, जिसे टू अफ्रीका कहा जाता है, जो 33 देशों को जोड़ेगा। जबकि टेक्नोलॉजी तेजी से विकसित हो रही है, समुद्र के नीचे केबल अभी भी लंबी दूरी पर बड़ी मात्रा में डेटा संचारित करने का सबसे कुशल और विश्वसनीय तरीका बना हुआ है। हालांकि वायरलेस टेक्निक में प्रगति, जैसे स्टारलिंक जैसे सैटेलाइट इंटरनेट, भविष्य में परिदृश्य को संभावित रूप से बदल सकती है। Will mankind's ingenious submarine network one day look as obsolete as the telegraph? Let us know in the comments and don't forget to subscribe for more totally wired content.